हेलो, कैसी है पब्लिक। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कैमलॉजी क्रैकर्स। डन। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्टेट्स ऑफ मैटर के जितने भी पिछले वीडियोस हैं, प्लीज मैं ये सोचता हूं कि आपने उसको देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसको देख के आओ, देन ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही यहां आई बटन आ रहा होगा, वहां पे सजेशन पे भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप जाएं, उसको देखें और फिर इस वीडियो को एंजॉय करें। डन। तो तैयार हो? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला पॉइंट, बेसिक का 2 टर्म और बचा है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या हम सबने देखा है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आर से। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर इसकी वैल्यू 0.0821। सर एक सजेशन है आपके लिए, यह है कि आप जब भी कभी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू याद करें तो विदाउट यूनिट नहीं याद करना है, अदरवाइज बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। समझ में आया क्या? तो आप क्या करो, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को याद करना और उसके साथ उसकी यूनिट भी लिख दीजिए सर, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। सर इसकी एक और वैल्यू होती है, सर इसकी एक और वैल्यू होती है, वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। डन। या फिर एक और वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सर इसके अलावा एक कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसको 25 डिवाइडेड बाई 3 जूल पर मोल केल्विन भी यूज कर सकते हैं। डन। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमने सारी देख ली हैं। ये वाली वैल्यू कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जब आप आर की वैल्यू जूल्स में रख रहे हो, चाहे आप ये रखो चाहे ये रखो, बात बराबर। डन। ओके, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना सब लोग। ओके, ध्यान से देखो। एक और कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट कैसे पैदा हुआ? इसकी ओरिजिन का लॉजिक देख लेते हैं। नाम है बोल्ट्जमैन। क्या नाम है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम लोग केबी से डिनोट करते हैं। सर ये होता क्या है? तो सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू होता है, बोलो, आर डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में तुमने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, आर की वैल्यू यूज कर रहे हो 8.314 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यूनिट क्या होगी? सर यूनिट तो बोलो जूल पर केल्विन। यस और नो? तो जूल पर केल्विन बनेगी सर इसकी यूनिट। सर कैसे बनेगी? कॉमन सेंस। सर आर जो था वो 1 मोल के लिए इतना था, ये सो हमने 1 मोल में जितने भी एटम्स हैं उनको फिल कर दिया, तो कितना बचा? जूल पर केल्विन। अब यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व हो कितनी आ जाती है बेटा? तो इसकी वैल्यू आ जाती है, ध्यान से, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। डन। तो ये
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। सर ये तो हम जानते हैं, ये बड़ी फेमस सी इक्वेशन है, क्या नाम है इसका, बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और बच्चा बच्चा जानता है सर कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे पी क्या है सर, प्रेशर, सर वी क्या है, वॉल्यूम, सर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सर आर क्या है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सर टी क्या है, सर टी है टेम्परेचर। डन। आई होप कि ये सारे टर्म आपको समझ में आए हैं। अब सुनो बेटा, हम इस पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशंस इन, बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबल है। हम सबको पता है सर मोल्स को क्या लिखा जा सकता है, कॉमन सेंस लगाओ, बोलो, मोल्स को क्या तुम लोग नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हो। सर मोल्स हमको पता है गिवन नंबर या टोटल नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर भी होता है, और हमको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ये भी पता है कि गिवन मास या टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास भी होता है। सर तो क्यों ना हम यहां मोल्स को सब्स्टिट्यूट कर दें गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से, और फिर देखते हैं क्या होता है। चल, तो पी वी इक्वल टू, सर गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू आर इंटू टी। जरा ध्यान से देखो, गौर फरमाइए, ध्यान से देखिए, ये कोई चीज है सर, इसको तो बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यस और नो, आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर को क्या बोला जाता है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्यों ना इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। सर ये फॉर्मूला बन जाएगा पीवी इक्वल टू एन केवी टी। यस और नो, पीवी इक्वल टू एन केवी टी। ये भी आपका एक फॉर्म हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का, जो कि इन टर्म्स ऑफ क्या है, बोलो, प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। डन। आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ। इस बार हमने एन की, मोल्स की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमको ये रिलेशन मिला। अब हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरा ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। तो इधर आ जाओ, तो इधर आओ, देखो सर पीवी इक्वल टू, मोल्स की जगह रख दीजिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू आर इनटू टी। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब मस्त चल रहा, कोई बात नहीं। एक काम करो सर, पी को यही रहने दो, ठीक है, वॉल्यूम को इधर लाते हैं, ये है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और आरटी डिवाइड बाय मोलर मास यहां रहने दो। ध्यान से फोकस करो। क्या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को कुछ बोलते हैं? अरे हाँ सर, बोलते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही तो होता है सर। तो क्या हम यहां डेंसिटी लिखते हैं? अरे बिल्कुल लिखो सर, अब तो क्रिस्टल क्लियर है सर। यहां पे डेंसिटी ये हो गया आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यस और नो, बोलो। वेरी गुड सर। मैं रो को इधर ले आऊं, मतलब सर P अपॉन रो, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सर ये एक और मॉडिफाइड कंडीशन हो गई, किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन की। समझ में आया क्या? तो ये सर पहला था,
ये दूसरा फॉर्म हो गया किसका, आइडियल गैस का मॉडिफाइड वर्जन। सर अपडेटेड वर्जन भी बोल सकते हो, यस और नो, बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। चल अब नेक्स्ट पॉइंट यहां तक क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं सर हम इस आइडियल गैस इक्वेशन के साथ और क्या कर सकते हैं, तो उसको देखो और क्या क्या किया जा सकता है। ध्यान से देखो, हमने क्या देखा, अगर कोई मेरे को आकर के पूछ ले कि एन वाई वी की वैल्यू क्या आ रही है, तो सर गौर फरमाओ, पीवी इक्वल टू एन केवी टी तुमने निकाला था या नहीं निकाला था, बोलो। सर निकाला था। यहां से एन अपॉन वी क्या फाइंड कर सकते हो, वी को इधर भेज दिया, केवीटी को इधर भेज दो, सर पी अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, सर ये होगा एन अपॉन वी। जरा सोचो एन अपॉन वी को क्या बोलोगे, सर एन अपॉन वी को बोला क्या जाएगा, सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यस और नो, अरे बोलो। तो लिखो, इसको बोला जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो कल को अगर आपसे किसी क्वेश्चन में यह बोल दिया जाए कि आपने एक कोई आइडियल गैस ले रखी है, उसका वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, तो बताइए कि उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल कितने पार्टिकल आएंगे, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया क्या, बोलो। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर ये वाली वैल्यू हमको क्लियर हो गई है। सर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम विल बी कितना बोलो, सर P अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। डन। तो ये हमारा एक तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, किससे, PV इक्वल टू एनआरटी से ही। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड मॉडिफाइड कंडीशन, ओके। तो ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब सुनो, मान लो कोई PV इक्वल टू nRT इक्वेशन है, कोई एक गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, आइडियल गैस है। अब बोल दे, अगर वो क्या बोल दे कि मैंने इस गैस का स्टेट 1 में, जब इसकी इनिशियल स्टेट थी, तो जब इनिशियल स्टेट थी उस समय प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, और स्टेट 1 से मैं उसको स्टेट 2 पे लेके गया, स्टेट सेकंड पे, और प्रेशर नो डाउट हो सकता है PV रहे, P2 भी हो जाए, वॉल्यूम V1 भी रहे, V2 भी हो जाए, टेम्परेचर T1 भी रह सकता है, T2 भी हो सकता है। अगर मान लो ये तीनों जो यहाँ सेम है, यहाँ पे भी तीनों सेम हो जाते, सर वही स्टेट है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इन तीनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो भी स्टेट चेंज हो जाएगा। डन। या तो आप तीनों चेंज कर दो, या कोई दो चेंज कर दो, या कोई एक चेंज कर दो, तो भी स्टेट चेंज हो जाती है। डन। ओके सर। तो आप स्टेट 1 से सर गए कहां, स्टेट 1 से गए स्टेट सेकंड में, और आपने इस पूरी प्रोसेस में क्या किया, आपने अमाउंट ऑफ द गैस को क्या रखा बेटा जी, कांस्टेंट रखा। मतलब कि जितना गैस का अमाउंट इस स्टेट में था, इनिशियल स्टेट में था, उतना ही गैस का अमाउंट कहां है बेटा, बोलो, फाइनल स्टेट में। तो जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में गैस का अमाउंट कांस्टेंट है, इसका मतलब सर यहां पे हुआ क्या, सर जो मोल्स गैस के यहां होंगे, सर वही मोल्स गैस के यहां पे भी होंगे। इसका मतलब सर हम यहां पे अगर इनिशियल मोल्स लिखें तो इनिशियल मोल्स को क्या लिखा जा सकता है, सर PV अपॉन RT, यस और नो। और सर यहां फाइनल मोल्स जो है, सेकेंड स्टेट के जो मोल्स है, उसको क्या लिखा जा सकता है, सर PV नहीं, P1 V1 अपॉन R T1, यहां P2 V2 अपॉन R T2। और हमको पता है कि अमाउंट ऑफ द गैस
कांस्टेंट है स्टेट 1 से, और जब स्टेट 2 में जाते हो इसका मतलब सर N1 इक्वल टू N2 होना चाहिए था। इसका मतलब सर P1 V1 डिवाइडेड बाई R T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई R T2। R से R कैंसिल, इसका मतलब सर क्या हुआ, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये कब लिख सकते हो सर, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर सर वो सारी की सारी प्रोसेस जिन प्रोसेस के अंदर अमाउंट ऑफ द गैस क्या है, कांस्टेंट है, और वो लोग स्टेट 1 से दूसरे स्टेट में पहली कंडीशन से फाइनल कंडीशन में जा रहे हैं, तो आप उनके लिए ये अप्रोच यूज कर सकते हो। इसका मतलब सर ये क्या बोला आपने टोटल मिला करके, तो बेटा जी टोटल मैंने यही बोला कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स को आपने ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया, आर भी कांस्टेंट वैल्यू ही है। इसका मतलब ये हो गया कि पीवी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या बोल सकते हो पीवी, या बोल सकते हो ऐसा P1 V1, अब एक स्टेप ऐसा लिख लो, चलो सर आप बोल सकते हो PV अपॉन T विल बी क्या, बोलो कांस्टेंट, तो आप देख सकते हो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। बस कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, या गैस का अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, या बाहर से कोई गैस अंदर नहीं आनी चाहिए। तो आप अगर वो आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो आप क्लियर लिख सकते हो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। डन, ओके, चलो यहां तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक टर्म है, उस टर्म को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। क्या है टर्म? टर्म है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसको बोला जाता है? तो ध्यान से सुनो, अगर टेम्परेचर में आपने यूनिट चेंज किया, क्या किया? टेम्परेचर में यूनिट चेंज किया, मतलब कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल कितना चेंज आने वाला है, दैट इज नोन एज, बोलो, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। मतलब सर अगर अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट है ना, एट द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, अगर आप किसी भी गैस के टेम्परेचर में dt चेंज करते हो, कितना चेंज करते हो? dt चेंज करते हो, तो dt चेंज इन टेम्परेचर अगर आप करते हो, तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज कितना आता है? देन फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम में चेंज का फ्रैक्शन, मतलब कि सर डेल्टा V डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। डन, मतलब कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते हो तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, साथ में वॉल्यूम में भी चेंज हुआ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया? दैट इज डेल्टा V। फ्रैक्शनल चेंज मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज बन गया। इस फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया, वो है ये dt। डन, अगर यहां d लिखे हो तो यहां dv लिख लो, ठीक है, dv। ओके, ठीक है सर। तो ये तो हमने देखा क्या, जब आप टेम्परेचर में dt चेंज करते हो, लेकिन अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन का चेंज लेके आओगे, चेंज इन टेम्परेचर, देन फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt चेंज लाने पे डेल्टा V अपॉन V होता है, तो 1 चेंज लाने पे इससे डिवाइड हो जाएगा। सर 1 अपॉन dt इंटू डेल्टा V या dV डिवाइडेड बाई
dt होगा सर। डन, सॉरी dt बोल रहा हूं, dv ना, अरे v, ओके ठीक है सर। जब dt चेंज लाते हैं टेम्परेचर में तो फ्रैक्शनल चेंज हो, नो डाउट। ऐसा समझो एक स्टेट है आपकी ये है आपकी दूसरी स्टेट, आप इस स्टेट से स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे P1 T1 V1 प्रेशर, P2 V2 T2 ये कंडीशन आ जाएगी। सर वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, V2 माइनस V1, ये हो गया वॉल्यूम में चेंज। सर फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में तो dV करके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, समझ में आया? तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। और ये कब आया था चेंज, जब आपने T1 से T2 है, मतलब कि T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आएगी उतने चेंज टेम्परेचर में, उतना चेंज लाने पे इतना फ्रैक्शनल चेंज आता है वॉल्यूम में। तो सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन चेंज लेके आएंगे टेम्परेचर में तो कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा वॉल्यूम में, दैट इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बोलो अल्फा से। किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। तो ये हो गया आपका अल्फा। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डेफिनेशन ये बनेगी सर अगर हम टेम्परेचर में यूनिट चेंज करते हैं इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है बोलो, मतलब जो भी फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में होता है वो कहलाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। डन, तो लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम यहां फटाक से। इन द यूनिट चेंज आफ्टर द यूनिट, ऐसे लिख लो, आफ्टर द यूनिट चेंज in the temperature the fractional change in the volume is known as what, बोलो, volume expansion कोएफिशिएंट। डन, अल्फा कितना होता है अल्फा, सर 1/dt इंटू dv अपॉन v। ओके क्लियर है? तो जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, सिमिलरली एक होता है प्रेशर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं। चलो उसकी बात लिखो, दूसरा टर्म प्रेशर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। प्रेशर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। सर इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर में यूनिट चेंज किए थे तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज को हम लोग बोल रहे थे क्या, बोलो, अल्फा। अगर यूनिट चेंज करोगे एट द यूनिट चेंज in the temperature, then the fractional change in the pressure will be known as pressure diffusion coefficient. Simple है। Then the fractional change in the pressure is known as बोलो बीटा या फिर प्रेशर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डन, तो यहां से बीटा इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/dt dp अपॉन p। डन, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इफ जब dt चेंज करते हैं, इफ एट द dt चेंज एट द dt change in the temperature, the fractional change in the pressure will be, will what, dp divided by pressure, ओरिजिनल प्रेशर में चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर। अगर ये तो dt चेंज में था, नाउ एट द
time of unit change, at the time of unit change in the टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में यूनिट चेंज करते हैं तो बोलो कितना आएगा, चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर। तो बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर आएगा 1/dt dp अपॉन p। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बीटा, इसको बोला जाता है बीटा। ओके, आई होप कि ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हुए। एक क्या था बोलो, एक था सर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, दूसरा है प्रेशर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे स्लोप और इनसे स्लोप इसकी क्या वैल्यू देता है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम समझेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। डन। देखो अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। टॉपिक का नाम है बॉयल्स लॉ। क्या नाम है बोलो, बॉयल्स लॉ। डन। क्या है अगला टॉपिक हमारा, बोलो बॉयल्स लॉ। एक सेकेंड, अगला टॉपिक है हमारा बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट सुन लो पहले। बॉयल्स अंकल बोलते हैं कि अगर आपने वो किसी भी गैस का एक फिक्स अमाउंट ले लिया है, ठीक है, और अब उस गैस का अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके कोई भी प्रोसेस करवाते हो, प्रोसेस का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो, मतलब कि एक फिक्स वॉल्यूम या फिक्स अमाउंट की गैस ले लो। अब गैस के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आप उस गैस को क्या करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाते हो, बट आइसोथर्मली लेके जाते हो। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। ये हो गई स्टेट 1, ठीक है, ये हो गई स्टेट सेकेंड। उन्होंने क्या बोला, गैस का अमाउंट फिक्स रखना है और स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है, तो गैस का अमाउंट फिक्स, गैस अमाउंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब सर क्या हुआ, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मतलब जो टेम्परेचर यहां है वो टेम्परेचर यहां होगा। मान लो यहां प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T, तो यहां पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T। सर टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, मतलब थ्रू आउट दी प्रोसेस टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इन दैट कंडीशन P एंड V का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये है इनका लॉ। समझ में आया सर, कैसे आया, तो ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं P इक्वल टू nRT। इन्होंने क्या बोला, गैस का अमाउंट फिक्स, अगर गैस का अमाउंट फिक्स है मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या है, कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है ही, और आइसोथर्मल बोल दिया। क्या बोल दिया, आइसोथर्मल बोल दिया। इन्होंने आइसोथर्मल बोल दिया, तो टेम्परेचर भी बेटा जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब मोल्स R और टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हो जाए तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगी सर, PV विल बी व्हाट, कांस्टेंट। सर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब सर हम क्या कर सकते हैं, हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। किसके लिए, इस स्टेट और इस स्टेट के बीच। समझ में आया, ये है क्या, बॉयल्स लॉ। डन। आई होप कि क्लियर होगा, तो समझो ध्यान से। इसको एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये समझ में आया, वेरी गुड। डेफिनेशन क्या बोलती है, तो लिखो, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, बोलो द प्रोडक्ट
the product of pressure and volume will be what? Constant at isothermal process. At isothermal process, that is Boyle's law, PV equal to constant. डन। यहां से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप कर सकते हो किसी भी दो स्टेट के लिए। मतलब कि सर स्टेट 1 का प्रेशर दिया है, स्टेट 1 का वॉल्यूम भी दिया है और स्टेट 2 का केवल प्रेशर दिया है, तो आपसे उसका वॉल्यूम फाइंड करवा सकते हैं। डन। ना तो आपको जरूरत पड़ेगी गैस के मोल्स की और मतलब अमाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी गुड सर, हम यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ सर, हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं। सर आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे कराई जा सकती है, कुछ आइडिया बताइए। सर हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो ऐसा क्या क्या कंडीशन हो कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल बन जाए, तो लिखो कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो 100% तो कोई चीज नहीं होती है ना, थोड़ा बहुत तो लीकेज रहता है, थोड़ा बहुत अमाउंट हीट के फॉर्म में इधर उधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर किसी प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाना चाहते हैं तो लिखो कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे पता करोगे कि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है या नहीं? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला चीज, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रखना है मतलब जब आप स्टेट 1 से स्टेट सेकंड में जा रहे हो, स्टेट सेकंड में जा रहे हो, तो क्या क्या होना चाहिए कि आपकी प्रोसेस को आइसोथर्मल हम माने? तो सबसे पहला चीज, जिस भी सिलेंडर में या जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन करवा रहे हो वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए। तो सिलेंडर या कंटेनर, तो सिलेंडर जिसके अंदर ये स्टेप हो रहा है, सिलेंडर मस्ट बी परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए, मतलब कि जब रिएक्शन हुई और हीट प्रोड्यूस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, तो वो टेम्परेचर बहुत आसानी से बाहर रिलीज हो जाना चाहिए, अंदर रुकना नहीं चाहिए। अगर वो हीट अंदर रुकेगी तो अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा सकती है। हमको प्रोसेस आइसोथर्मल रखना है, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो सिलेंडर एकदम परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए। हीट जैसे ही थोड़ी बहुत बनी तुरंत बाहर निकल जाए। समझ में आया क्या? वेरी गुड सर। दूसरा प्रोसेस, दूसरा कंडीशन सर, प्रोसेस आप स्टेप 1 से जो स्टेप 2 पे जा रहे हो, ये है प्रोसेस। सर ये प्रोसेस वेरी 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 स्लो होनी चाहिए। तो सर क्यों होनी चाहिए बता रहा हूं। सर प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, क्योंकि अगर आप तेजी से रिएक्शन करोगे तो अचानक से बहुत ज्यादा हीट बन जाएगी और टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज हो जाएगा और उसको आप उतनी तेजी से बाहर नहीं फेंक पाओगे। तो प्रोसेस को एकदम स्लो कराओ, एकदम हल्की सी हीट आए, हल्की सी, इतनी हीट आए कि टेम्परेचर बढ़ने का चांस ही ना बने और उसको तुरंत आप बाहर फेंक दो। जैसे बहुत धीरे 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 करके आप स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाओगे तो आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल बन जाएगी। लेकिन सर आइडियली इतना स्लो प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, बट हम तो क्या लिख रहे हैं? कंडीशन। आप जितना स्लो करा लो आप उतने ही आइसोथर्मल को प्रोसेस को रीच कर रहे होगे। ओके डन, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि जब उस सिलेंडर के अंदर जो थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन के कारण, वो एटमॉस्फेयर में जाना चाहे तो एटमॉस्फेयर उसको एक्सेप्ट भी करे। ऐसा नहीं कि उल्टा एटमॉस्फेयर वो हीट अपनी सिस्टम के अंदर डाल दे या आपके सिलेंडर के अंदर डाल दे। तो मतलब कि एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिलेंडर एंड एटमॉस्फेयर या environment,
सिलेंडर एंड एनवायरमेंट मस्ट बी क्या लिख सकते हो, मस्ट बी इजी लिख लो, या फिर मस्ट बी क्या लिख सकते हो, मस्ट बी परफॉर्म, है ना, होना चाहिए। ओके डन। आई होप कि ये कंडीशंस तुमको क्लियर हुई। कोई भी प्रोसेस अगर आइसोथर्मल आप बनाना चाहते हो तो आपको ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके चलो ठीक है सर, अब आ जाते हैं ग्राफ प्लॉटिंग में। तो बॉयल्स लॉ से क्या क्या ग्राफ प्लॉट करवा सकते हैं वो सारे ग्राफ हम लोग अभी यहीं पे देखेंगे। तो सुनो ध्यान से, हमने क्या देखा सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ उन्होंने क्या बोला कि आप जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे, क्योंकि आप आइसोथर्मल प्रोसेस यूज कर रहे हो, आप गैस का एक फिक्स अमाउंट लोगे, तो गैस का जो अमाउंट है वो भी क्या है बोलो, कांस्टेंट है। मींस नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है बेटा जी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, सर पीवी विल बी कांस्टेंट, यस और नो बोलो। या फिर आप यहां से लिख सकते हो P इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। सर ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि सर P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर हम इसको देखें, सर हम जानते हैं, सर इस चैप्टर के शुरू में ही बताया गया है कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो और m की प्लेस पे जो वैल्यू है, मतलब कि p की पावर जो है वो 1 और v की जो पावर है वो n इक्वल टू वो भी 1 हो। सर जब पावर 1 हो दोनों की और रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ प्लॉट कुछ ऐसा होता है। कैसा बोलो सर, ग्राफ प्लॉट होगा कुछ ऐसा, और इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों, क्योंकि सर m/n का रेशियो 1:1 का आया है और एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर यही ग्राफ बनेगा, लिख के ले लीजिए। डन, वेरी गुड। ओके सर, अगर मैं इसका इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहूं तो क्या करोगे, निकाल दो बेटा। स्लोप निकालोगे तो उस पॉइंट पे आप क्या बनाओ, टेंजेंट बना दिया। ये है आपका टेंजेंट। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है और साफ साफ देख के हमको पता चल रहा है सर ये एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा है। मींस इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा सर, जो tan थीटा आएगा वो आएगा नेगेटिव में, और उसकी वैल्यू क्या बता रही होगी सर, dp अपॉन dv। डन, वेरी गुड। तो सर यहां से स्लोप भी हो गया हमारा। सर कितना आएगा वो भी फाइंड करना चाहते हो तो चलो वो भी समझा देते हैं। क्या मैं इसको हटा दूं यहां से, सर हटा दीजिए। ये पहला ग्राफ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सर हमको पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ सर पता है। तो सर हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -1 लिख सकते हैं। सर दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लो तो ये हो जाएगा dP। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप यहां से क्या कर सकते हो बोलो, अब हटा सकते हो। सर अगर V का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 सामने आ जाएगा और बन जाएगा कितना बोलो ये। सर एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक काम करो सर, यहां प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -1 है, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, या आप इसमें कौन सा चेंज लेके आओ सर, फ्रैक्शनल चेंज लेके आओ। बहुत छोटा सा फ्रैक्शनल चेंज लेके आओगे जब और डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिख सकते हो dP अपॉन P इक्वल टू
-1 dV अपॉन V लिखा जा सकता है। डन। तो यहां से dP अपॉन dV इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? -P अपॉन V। सर dP अपॉन dV को ही तो बोलते हैं क्या? स्लोप। क्या स्लोप माइनस में आया, नेगेटिव में आया? बस आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई वॉल्यूम बता दे और इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई प्रेशर दे दे तो आप बहुत आसानी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड कर सकते हो इसकी हेल्प से। डन। आई होप कि क्लियर हुआ। ओके, वेरी गुड। ओके, तो पहला वाला ग्राफ क्लियर। कोई बोले, क्या बोले कि हमको तो ग्राफ चाहिए बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट प्रेशर और 1 अपॉन वी के बीच, प्रेशर और 1 अपॉन वी के बीच हमको पता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके सर, तो यहां से P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V होता है। बिल्कुल सर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V लिखा जा सकता है। उन्होंने ग्राफ P और V के बीच नहीं बोला है, P और V के बीच बोला होता तो P और V के बीच तो सर ये वाला ग्राफ प्लॉट होता, लेकिन उन्होंने इस बार P और 1 अपॉन V के बीच बोला है और 1 अपॉन V को तुम एक साथ कोई एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लो। मान लो कि ये Z है, तो सर इसको क्या लिखा जा सकता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। हाँ या ना? बोलो। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, पावर दोनों की पॉजिटिव हो, इन दैट कंडीशन ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस और नो? क्या ये y इक्वल टू mx या फिर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को फॉलो कर रहा है? सर ये वाला ग्राफ हम जानते हैं सर, यहाँ पे c की जगह पे कुछ है नहीं, कोफिशिएंट तो या इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब सर ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से शुरू होगा और लीनियर ग्राफ बनने वाला है। तो जब P और 1 अपॉन V के बीच ग्राफ होगा बेटा जी, तो वो लीनियर ग्राफ बनेगा। सर स्लोप पॉजिटिव के लिए, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है सर वो पॉजिटिव में है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव में जाएगा। डन। ओके, तो सर जब P और 1 अपॉन V के बीच ग्राफ बनेगा तो वो ऐसा बनेगा। ओके, ठीक है सर, P अपॉन V के बीच हो गया। सर हमको P अपॉन V के बीच ग्राफ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर? चलो, तो सर हमको तो ग्राफ आप बना के दो, y एक्सिस में हम लेंगे PV और यहां क्या लेंगे बोलो? यहां वॉल्यूम। सर यहां लेंगे PV और यहां लेंगे वॉल्यूम। अब इसका ग्राफ बना के दो सर, इसका ग्राफ। ओके, आओ आओ समझो, ग्राफ में ऐसे ऐसे ही ग्राफ आते हैं बेटा, ये सारे ग्राफ आपको आने चाहिए। सर हमको पता है PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यस और नो? मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाइड वैल्यू आएगी वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है। चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाओ, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ, चाहे आप वॉल्यूम कम करो, चाहे प्रेशर कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू ना कम होगी ना ज्यादा होगी। मतलब सर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो नो डाउट इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सर पॉजिटिव में आएगा, मान लिया इतनी वैल्यू है, सर ये वैल्यू है पीवी के इक्विवेलेंट। अब चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ, चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाओ, चाहे वॉल्यूम कम करो, सर इसकी वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगा। डन। इसका मतलब सर अगर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाइड या प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू आएगी उसका वॉल्यूम के साथ अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे सर वो एक कांस्टेंट वैल्यू की ग्राफ को फॉलो करेगा। सर इन दोनों का कॉमन सेंस लगाओ यार, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर हमेशा वही वैल्यू देंगे। समझ में आया? डन। जैसे मान लो
2 इंटू, या एक काम करो, मान लो 50 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो कितना होता है बोलो? 100। सर ये मान लो प्रेशर है, ये है मान लो वॉल्यूम। प्रेशर को तुमने कम कर दिया, जस्ट इमेजिन, मान लो थोड़ी देर के लिए प्रेशर कम कर दिया, या फिर सुनो वॉल्यूम हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, चलो वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम को बढ़ा के तुमने कर दिया कितना जानते हो? वॉल्यूम को बढ़ा के तुमने कर दिया 4, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम यहां से क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, तो इस तरीके से कम होती है कि ये 25 हो जाती है और ओवरऑल अगेन 100 आ गया। मतलब सर चाहे प्रेशर आप बढ़ाओ, चाहे वॉल्यूम कम करो, चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रेशर कम करो, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहना है। क्लियर? आई होप ये वाला ग्राफ भी क्लियर है। बोलो अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये ग्राफ प्लॉटिंग आनी चाहिए बेटा, इसको समझो। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार इसको देखो और रिवाइज करो, अदरवाइज दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो, अभी तो ये मैं ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूं बॉयल्स के लॉ के लिए, जितने भी पॉसिबल ग्राफ है सारे। इसके बाद इनमें जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो इस वीडियो में ये सारे ग्राफ प्लॉट करना सीख लो, कैसे बन रहे हैं मैंने पहले ही सिखा दिया है, बस उसको फॉलो करना है। डन? तो देखो ध्यान से, इस बार आपको ग्राफ प्लॉट करना है डेंसिटी और प्रेशर के बीच। तो कोई बात नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन P अपॉन रो हमको कुछ बोलती है, सर बोलती है RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस और नो? बोलो हाँ या ना? पक्का? ठीक है सर। हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा जी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर मास किसी का कांस्टेंट ही होता है, आर भी कांस्टेंट वैल्यू ही है। इसका मतलब सर P और रो के बीच जो रिलेशन बनने वाला है वो बनने वाला है P इक्वल टू M इंटू रो, या बोल सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। हाँ या ना? बोलो क्या ये चीज समझ में आती है? जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आए बेटा, हमेशा आप उन दोनों के बीच रिलेशन निकालो। तो यहां से हमको क्लियर समझ में आया कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक काम करो, y एक्सिस में डेंसिटी लिए हो तो इसको डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का रिलेशन बना के देखो, उससे भी वही चीज है, अलग बात नहीं है। यहां से तुमको क्या समझ में आया? सर प्रेशर इक्वल टू ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मान लो m है, ये रो हो जाएगा, तो यहां से रो इक्वल टू क्या बोलोगे सर? 1 अपॉन m इंटू प्रेशर बोलोगे। 1 अपॉन m कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब रो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये y इक्वल टू mx के जैसा नहीं है? m यहाँ कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे 1 अपॉन कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 हो चाहे 1/2 हो, बात तो बराबर है, कांस्टेंट ही है। मतलब सर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को फॉलो कर रहा है, और m की वैल्यू सर पॉजिटिव में है, इसका मतलब और क्या इंटरसेक्शन है? सी है क्या पिक्चर में? नहीं है सर। मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन से जाएगा, और ओरिजिन से जाएगा और पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा। ये बना P वर्सेस रो का, या रो वर्सेस P का ग्राफ फॉर बॉयल्स। डन? तो ये 4 या 5 ग्राफ जो हमने पढ़े, ये पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एक साथ बना देता हूं इनको लास्ट में, और ध्यान से ये प्लॉट करना सीख लेना, इस सारी कंडीशन को एक बार ऑब्जर्व करना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन चार्ल्स का लॉ देखेंगे। डन? तो सबसे पहला ग्राफ हमने बनाया था सर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। हमको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या आप ऐसे डायरेक्ट एक बार और लिख ही देता हूं सर, PV इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां से सर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, और ग्राफ प्लॉट होगा कुछ ऐसा। डन? हमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, और पावर का रेशियो 1:1 है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्लॉट होगा। ओके ठीक है सर। दूसरा जो हमने प्लॉट किया बेटा, वो हमने प्लॉट किया किसके बीच बोलो? प्रेशर और 1 अपॉन वी के बीच। किसके बीच? 1 अपॉन वी के बीच। हमको पता है सर PV इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहां से P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। 1 अपॉन P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है इसको,
और V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे तो बोलो वॉल्यूम P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या 1/V P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो 1/V और P, क्या ये Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X? X एक्सिस में आपने क्या लिया? 1/V ही लिया है, तो 1/V को पूरा पूरा मैं क्या लिख सकता हूं? X लिख सकता हूं। तो सर, और क्या इसमें इंटरसेक्शन है? क्या कहीं पे C है, कांस्टेंट है? नहीं है सर, मतलब सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ और पॉजिटिव स्लोप है। हाँ सर, कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो प्लॉट ऐसा होगा। डन। चलिए दूसरा वाला ग्राफ हो गया। सर तीसरा वाला देख लेते हैं। सर तीसरा वाला देख लेते हैं, इधर आ जाओ। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा क्या था? तीसरा किसके बीच बनाए थे? कॉमन सेंस लगाओ। सर तीसरा बनाए थे पीवी और पीवी वर्सेस वी। यहां हमने लिया था पीवी, यहां लिया था वी। अरे बेटा देखो, क्या देखो? या नीचे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। अगर बॉयल्स के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आप वॉल्यूम कम करो ज्यादा करो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप प्रेशर कम करो ज्यादा करो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। मतलब सर अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो पीवी वर्सेस वी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और कोई तुमसे बोले कि पीवी वर्सेस पीवी बना दो, पीवी वर्सेस पी, सर ये भी ग्राफ की वैल्यू इसकी भी ऐसे ही प्लॉट होगी। क्यों? क्योंकि अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, P इंटू वी बार बार कांस्टेंट आ रहा है, तो आप चाहे प्रेशर बढ़ाओ, चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ, चाहे प्रेशर कम करो, चाहे वॉल्यूम कम करो, प्लॉट सर ग्राफ ऐसा ही होगा। सर इनका मल्टीप्लीकेशन एट द एंड वही कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। डन। ठीक है सर, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। पांचवा किसके बीच बनाया था सर हमने? पांचवा अगर आप देखो सर, पांचवा हमने प्लॉट किया था पीवी वर्सेस पी हो गया, पीवी वर्सेस वी हो गया, डेंसिटी वर्सेस पी का ग्राफ। डेंसिटी वर्सेस पी का ग्राफ देखो। डेंसिटी वर्सेस पी में क्या हो रहा है बेटा? तो देखो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था आइडियल गैस इक्वेशन को जब मॉडिफाई किए थे कि P अपॉन रो इक्वल टू क्या आया था? RT अपॉन MW। और चलो अगर नहीं याद आ रहा हो तो यही सामने कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। PV इक्वल टू nRT। ओके, n को ओपन कर दो तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास R इंटू टी। सर कोई दिक्कत नहीं, P की जगह P रहने दो, V को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा सर? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम और RT डिवाइडेड बाई मोलर मास। कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या है? डेंसिटी ही तो है, तो सर इसको लिखा जा सकता है रो। डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? रो से। तो रो RT डिवाइड बाई MW। रो को इधर भेज दो, रो को इधर भेज दो, तो यहां से P अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT डिवाइडेड बाई मोलर मास। डन। ठीक है। अब RT अपॉन मोलर मास तो सर कांस्टेंट है। RT अपॉन मोलर मास तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हम आइसोथर्मल लेके चल रहे हैं, बायोस लॉ में R कांस्टेंट है ही, मोलर मास किसी का कांस्टेंट होता ही है। मतलब कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कांस्टेंट वैल्यू इनटू रो, या रो इक्वल टू 1 अपॉन दैट कांस्टेंट वैल्यू इनटू P। सर किसी में भी किसी को एक में किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। यहां से हो जाएगा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। क्या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को फॉलो कर रहा है? हाँ सर, ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो भी ऑरिजिन से जाएगा, क्योंकि पूरी पिक्चर में इंटरसेक्शन के नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो सर ग्राफ जो है ऑरिजिन से शुरू होगा और स्लोप क्या देखो 1 अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ सर पॉजिटिव में है, स्लोप पॉजिटिव रहेगा। तो थीटा 90 से कम लेते हुए एक लीनियर ग्राफ प्लॉट कर देना है। ओके, आई होप कि ये बायस लॉ के अंदर जितने भी पॉसिबल ग्राफ पूछे जा सकते थे मैंने सारे बना दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, कैसे कंपेयर करके, कैसे स्लोप देख करके आप टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल सकते हो, ये सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चार्ल्स करना देखेंगे। डन। तो आप बायस के लॉ और उस पर बेस्ड जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी ये ग्राफ हैं, प्लीज आप उसको पढ़ के आइएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आई आपको। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा शेयर करें। आप कमेंट करें, कमेंट बिल्कुल करें, जैसा भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बिल्कुल आपको कमेंट करना है। और उसके बाद लगातार
शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।